हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रूबी कुमारी, जमालपुर कॉलेज जमालपुर, इतिहास विभाग। आज मैं पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ। उनका फर्स्ट पेपर है भारत का इतिहास, जिसका पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। मैं आज उस पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, इसी बहाने उनका कुछ रिवीजन भी होगा। इस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे होती है। तो देखिए, मैं शुरू में ये एक बात स्पष्ट आपको कर दूं कि अब तक इतिहास पढ़ने और पढ़ाने का जो भी तरीका रहा है वो प्रायः विदेशी इतिहासकारों द्वारा ही रहा है, तय किया गया है। लेकिन हमें अपने इतिहास को जानने के लिए इस परंपरा से अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्राचीन काल के भारतीयों में इतिहास बुद्धि ही नहीं थी। तो क्या यह सच है? आइए हम देखते हैं उन्होंने क्या रचना की थी और किस आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं, हम आधुनिक काल में रहने वाले। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो 3-4 बातों को इसमें हमको ध्यान देना होगा। इसमें पहली चीज है पुरातत्व। पुरातत्व के आधार पर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। और दूसरी बात है साहित्य। साहित्य के आधार पर भी हम अपने प्राचीन काल के इतिहास को समझ सकते हैं। और तीसरी बात है उस काल में जो विदेशी यात्री लोग हमारे देश में आए, उन्होंने जैसा भारत को देखा उसे अपनी किताब में लिखा, अपने ग्रंथों का रूप दिया। तो उनके वे ग्रंथ भी हमारे इतिहास को बताने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए हम पहली बात को देखते हैं, यह है पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब क्या हुआ? पुरातत्व यानी पुरानी चीजें। इसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पुरातत्व में पहला नाम हम ले सकते हैं अभिलेखों का। अभिलेखों का नाम आपने सुना होगा। ये अभिलेख जो हैं समकालीन राजाओं द्वारा खुदवाए जाते थे और इनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर साहित्य मौन रहता है वहाँ पर अभिलेख हमारी सहायता करते हैं। और ये अभिलेख तत्कालीन शासकों द्वारा खुदवाए जाते थे और इसीलिए उनका बहुत ज्यादा महत्व है। अशोक के शासनकाल की जानकारी हमें अभिलेखों से जरूर मिलती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो पहला अभिलेख मिला है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। पिपरावा कलश अभिलेख इसको कहते हैं। और अशोक के तो अभिलेख हैं ही, जिस पर अशोककालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। उसके अलावा कलिंग शासक खारवेल का जो स्तंभ लेख है उससे हमें उस काल के इतिहास का पता चलता है। उसके अलावा समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख था उससे हमें समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख जो था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी देता है। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उससे हमें उस काल के शासन की जानकारी मिल जाती है। और उसके अलावे ग्वालियर मिहिर भोज का जो था प्रतिहार नरेश जो था, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो ये सारे अभिलेख जो थे, हालांकि क्षेत्रीय भाषाओं में ज्यादातर लिखे गए हैं। इनकी भाषा प्राकृत भी थी, पाली भी होती थी या फिर संस्कृत भी होती थी। इन भाषाओं में इन अभिलेखों की रचना की गई, जिस पर कि राजाओं ने अपनी बात को लिखने की कोशिश की ताकि उनकी प्रजा तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। तो पहला नाम हम अभिलेखों का लेंगे। दूसरा हम दे सकते हैं उस काल में मिले प्राचीन खंडहरों, स्मारकों, मूर्तियों, मंदिरों, इनकी बात। तो उस काल में जो मिलते हैं प्राचीन काल के जो स्मारक हैं, खंडहर हैं, वो सब भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। और ये मूर्तियां या फिर मंदिर केवल हमारे देश में ही नहीं मिले, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी बहुत तायत मात्रा में इन मंदिरों की संख्या हमें मिली है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का जो इतिहास था उसने विस्तार पाया था कहाँ तक? दक्षिण पूर्व एशिया तक। और इससे उस समय के कलात्मक, सांस्कृतिक, इन सभी इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। तीसरी बात हम पुरातत्व के अंतर्गत ले सकते हैं, वो है खुदाई से प्राप्त चीजें। तो ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे लिए। और आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम भी सुना होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सारा इतिहास हमें
खुदाई के द्वारा ही मिला है। वहाँ पर जो नगर निर्माण पद्धति थी, उनके जो मकान थे, उनके जो औजार थे, हथियार थे, ये सारी चीज़ें, उनकी ज़रूरत की जो सारे सामान थे, ये सारी चीज़ें हमें खुदाई के द्वारा मिली हैं। उस काल का कोई साहित्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इस पर आज भी रिसर्च जारी है। तो खुदाई से के आधार पर ही हम सिंधु सभ्यता के इतिहास का पूरा निर्माण करते हैं। और पुरातत्व के अंतर्गत चौथी बात आती है, वो है सिक्के। सिक्कों का भी प्राचीन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है। ये सिक्के जो थे वो राजाओं ने खुदवाए थे। जैसे कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। कनिष्क के शासनकाल की सारी जानकारी हमें सिक्कों द्वारा प्राप्त होती है। उसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे विदेशी राजवंशों ने भी थोड़े समय के लिए वे लोग भी आए और उन लोगों ने यहाँ प्रशासन किया, जैसे शक, यूनानी, बैक्ट्रियन। तो उनके शासनकाल का भी सारा इतिहास हमें सिक्कों से ज्ञात होता है। और ये सिक्के उस काल की राजनीतिक, आर्थिक कहानी तो कहते ही हैं, साथ साथ कलात्मक कहानी भी कहते हैं, सांस्कृतिक कहानी भी कहते हैं, क्योंकि जिस काल में जैसी आर्थिक अवस्था थी उसी काल के अनुरूप वो सिक्के ढलवाए जाते थे। इन सिक्कों पर उस समय के धार्मिक रीति रिवाजों का भी वर्णन हमें मिल जाता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत ये सारी बातें हमें इतिहास को निर्दिष्ट करने में मदद हमें देती हैं। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं साहित्य। साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पहला इसमें नाम हम ले सकते हैं धार्मिक ग्रंथों का, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का। इसमें भी पहला नाम वेदों का लिया जा सकता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और आप जानते होंगे वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है। और ऋग्वेद क्या है? जिसमें प्राचीन ज्ञान, छंद सभी बद्ध हो, वो ऋग्वेद हुआ। सामवेद हुआ ऐसा गायन, साम का अर्थ हुआ यहाँ पे गायन, तो उसमें ऐसी श्लोक सब इसमें हैं जिसे कि धार्मिक कर्मकांडों के समय में देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था, वो हो गया सामवेद। यजुः का अर्थ भी होता है यज्ञ, तो जिसमें यज्ञ की सारी विधियां लिखी हों, वो हुआ यजुर्वेद। और अथर्ववेद क्या हुआ? जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की, तो इसलिए उसका नाम पड़ा अथर्ववेद। ये चारों वेद जो हैं वो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुत ज्यादा रोशनी डालते हैं। उसके बाद नाम आता है ब्राह्मण साहित्य का। इसकी रचना क्यों की गई थी? उस समय जो धर्म थे, यज्ञ थे, उनमें बहुत सारी जटिलताएं थी धार्मिक कर्मकांडों में। इनको सहज या सरल बनाने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई। इसके बाद नाम आता है आरण्यक का। इनकी संख्या भी 7 है। इसकी भी मदद हम प्राचीन भारत के इतिहास के लिए ले सकते हैं। उसके बाद नाम आता है पुराणों का। पुराण का भी अर्थ होगा पुराना। इनकी संख्या 18 है। इसमें से मुख्य क्या है? शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारी बातें। तो ये सारे ग्रंथ, ये सभी पुराणों में हैं। पुराणों से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है महाकाव्य का। तो महाकाव्य तो हमारे देश में प्रमुख हैं रामायण और महाभारत। इनकी तो आजकल पूरे देश में धूम मची हुई है इन सीरियलों की। तो रामायण और महाभारत से भी तत्कालीन इतिहास पर बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। ये सारी बातें हुई। उसके अलावा अब आप ले सकते हैं बौद्ध धर्म का नाम, बौद्ध धर्म ग्रंथों का नाम। तो बौद्धों के धर्म ग्रंथों से भी हमें 6ठी शताब्दी के इतिहास का पूरा पता चलता है। उन्होंने क्या रचना की थी? उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। एक तो उनके जो ग्रंथ थे वो महावस्तु, ललित विस्तार, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और उसके अलावा उनका जो दर्शन था वो त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिला करके त्रिपिटक कहलाया। उनका सारा ज्ञान इसी में संग्रहित है और उससे 6ठी शताब्दी के भारत का भी इतिहास हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा बौद्धों ने 2 और ग्रंथ लिखे, दीपवंश, महावंश। इसमें
दीप वंश में सिंहलदीप का सारा इतिहास में मिलता है। और महावंश की चूंकि कवि उसके कवि का नाम था महानाम, इसलिए उसका नाम हुआ महावंश। उसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथ में आप जातक कथाओं का भी नाम ले सकते हैं। जातक कथाएं क्या हैं? ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहती हैं और इनकी शैली गद्य और पद्य दोनों में है। तो इनका भी महत्व हमारे भारतीय इतिहास में कम नहीं आंका जाना चाहिए। उसके अलावा बौद्धों ने संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ लिखे। इनकी जो 2 शाखाएं थे, हीनयान महायान, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई और उन ग्रंथों से भी तत्कालीन इतिहास का बहुत पता चलता है। उसके अलावा जैन धर्म ग्रंथ हैं, उसमें एक नाम लिया जा सकता है जैन आगम का। इससे भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उसके अलावा कुछ और किताबें हैं जिसे हम पूरी तरह से सामयिक ग्रंथ कह सकते हैं, समसामयिक ग्रंथ या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें पहला नाम आता है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी थी, उसमें कूटनीति, राजनीति, शासन प्रबंध, इसका विशद वर्णन मिलता है। और मौर्यों का पूरा इतिहास और नंद वंश का भी पूरा इतिहास इसमें हमें प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा मुद्रा राक्षस जो थी पुस्तक विशाख दत्त द्वारा रचित, उसके आधार पर भी नंदवंश का इतिहास हमें प्राप्त हो जाता है। और गार्गी संहिता थी। उसके अलावा हर्षचरित है जो हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। महाभाष्य हैं, पृथ्वीराज रासो है, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं और इसकी मदद भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए ले सकते हैं। तो इन सारी साहित्यिक सामग्री से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट हुआ, पुरातत्व और साहित्य। अब आप आइए तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के उस काल में आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो है प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाता था, कौतूहल का केंद्र था, यहाँ का अध्यात्म विश्व प्रसिद्ध था। तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ चाहे घूमने के लिए आए या फिर विद्या के अध्ययन के लिए आते थे, जानकारी हासिल करने के लिए भी आते थे। यहाँ आकर के उन्होंने जो देखा, जैसा पाया भारतवर्ष को, उसे उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी हमें उस समय के भारत की जानकारी देते हैं। इसमें पहला नंबर आता है यूनानी इतिहासकारों का, जिसमें से भी पहला नंबर आता है हेरोडोटस का। उसके अलावा यूनानी इतिहासकार और भी